हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में व्यस्त होंगे। चलते हैं, सॉल्व करते हैं हम प्रीवियस ईयर 2016 के क्वेश्चन पेपर को। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है। मैंने परीक्षाओं में देखा है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए रहते हैं तो उनसे बहुत ही क्वेश्चन आते भी हैं और उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन हमारे दिमाग में जल्दी समझ में आ जाते हैं और हमारा टाइम बचता है। क्वेश्चन ज़्यादा कर पाते हैं हम और अपनी सफलता को दर्ज कराते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर 2016 के क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंग्लिश में टाइप हो गया है, हम इसका हिंदी रूपांतरण करते हैं। निम्नलिखित देशों में किसमें फीफा विश्व कप 2018 आयोजित किया गया था। पहला रूस, दूसरा जर्मनी, तीसरा ब्राज़ील और डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, रूस। इससे जुड़े तथ्य को देखते हैं। फीफा विश्व कप 2018 का आयोजन 14 जून से 15 जुलाई 2018 के मध्य रूस के 11 विभिन्न शहरों में संपन्न हुआ। इस स्पर्धा में फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से पराजित कर दूसरी बार विश्व कप का खिताब जीत लिया था और पहली बार इसने खिताब जीता था 1998 में। वर्ष 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मई 2018 में कर्नाटक में कितनी विधानसभा सीटों का चुनाव हुआ। ए 224, बी 223, सी 222, डी 221। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 223। देखिए, इससे जुड़े जो तथ्य हैं उस पर प्रकाश डालते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 के लिए 224 निर्वाचन क्षेत्रों में से 222 विधानसभा क्षेत्रों में 12 मई 2018 को चुनाव संपन्न हुए। जयनगर तथा राजराजेश्वरी नगर में क्रमशः निवर्तमान विधायक की मृत्यु तथा मतदाता पहचान पत्र घपले के कारण मतदान क्रमशः 11 जून 2018 तथा 28 मई 2018 को संपन्न हुए। इस तरह मई 2018 में कर्नाटक में 222 प्लस 1 बराबर 223 सीटों पर चुनाव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या संभाग के आकलन के अनुसार मई 2018 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। ए 136.6 करोड़, बी 135.4 करोड़, सी 137.5 करोड़, डी 134.2 करोड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 135 करोड़, 135.4 करोड़। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या संभाग के आकलन के अनुसार मई 2018 में भारत की जनसंख्या 135.26 करोड़ थी। वर्ष 2019 में 136.64 करोड़ थी तथा वर्ष 2020 में 138 करोड़ जनसंख्या संभावित है। अतः निकटतम उत्तर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 घोषित किया गया। ए डोनाल्ड ट्रंप, बी अंजेला मार्केल, सी डी इबोला फाइटर्स, डी द साइलेंस ब्रेकर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, द साइलेंस ब्रेकर्स। फ्रेंड्स, प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम ने
अमेरिका में पहले कभी हुए यौन शोषण, यौन प्रताड़ना या यौन हिंसा का खुलासा करने वाली महिलाओं को वर्ष 2017 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। उसने उन्हें द साइलेंस ब्रेकर्स नाम दिया। वर्ष 2020 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो बिडेन एवं कमला हैरिस को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा 28 मार्च 2018 को 28 मार्च 2018 को जारी अभिलाषी जनपदों की सूची में कौन जनपद सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है? ए मेवात हरियाणा, बी श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, सी सुकमा छत्तीसगढ़, डी नमसाल अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है, मेवात हरियाणा। फ्रेंड्स, नीति आयोग द्वारा 28 मार्च 2018 को जारी 20 पिछड़े जिलों की सूची में मेवात हरियाणा का जो मेवात जिला है देश का सबसे पिछड़ा जिला है। तत्पश्चात आसिफाबाद तेलंगाना, सिंगरौली मध्य प्रदेश, किफिरे नागालैंड का स्थान आता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के 4 जिले श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर तथा बलरामपुर हैं। उत्तर प्रदेश का 5वां जिला सोनभद्र है जिसे सूची में 19वां स्थान प्राप्त है। मेवात तथा उत्तर प्रदेश के उपर्युक्त 4 जिले मुस्लिम संकेंद्रण जिले हैं। इस सूची में सुकमा छत्तीसगढ़ को 10वां स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसे भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट्स तकनीक का जनक कहा जाता है? ए यशपाल, बी लालजी सिंह, सी UR राव, डी RP रस्तोगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लालजी सिंह। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट्स तकनीक के जनक माने जाते हैं डॉक्टर लालजी सिंह। दिसंबर 2017 में इनका निधन हो गया। डॉक्टर लालजी सिंह ने भारत में पहली बार क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए वर्ष 1988 में डीएनए फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल किया। पैतृक से जुड़े इस मामले को सुलझाने के लिए 1991 में पहला डीएनए फिंगरप्रिंट आधारित सबूत भारतीय न्यायालय में पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति का स्तर, विभेदीकरण का स्तर, विमर्शी स्तर, अवबोधन स्तर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। शिक्षण का स्तर विभेदीकरण नहीं है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया प्रायः 3 विभिन्न मानसिक स्तरों स्मृति स्तर, बोध या अवबोधन स्तर तथा चिंतन या विमर्शी स्तर संपन्न होती है। इन तीनों स्तरों को कम से कम विचार युक्त, संतोषजनक तथा अधिक विचार युक्त श्रेणियों के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। फ्रेंड्स, देखिए इस तरह का क्वेश्चन अक्सर बार बार टीटी हो, सीटेट हो, नेट हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या पीजीटी हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसे मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त है? पहला है जॉन किन्स, बी अमर्त्य सेन, सी SC पिगू,
डी महबूब उल हक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महबूब उल हक। इससे जुड़े तथ्यों पर फोकस करते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बार बार हर एक परीक्षाओं में, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अंतर्दृष्टि और करुणा से ओतप्रोत पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 ईस्वी में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। इसके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ तथा स्वस्थ जीवन जी सकें। 1990 ईस्वी से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए इनकी मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 को सामान्यतया जाना जाता है। ए राधा कृष्णन आयोग, बी कोठारी आयोग, सी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और डी मंडल आयोग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोठारी आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 को सामान्यतया कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। यह आयोग भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलक पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया? ए ऑगस्ट काम्टे, बी डी.एल. मॉर्गन, सी टी.एस. कून, डी ई.एच. कार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टी.एस. कून। वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलक पैराडाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम थॉमस एस कून ने अपनी पुस्तक में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर है जो ए अंतरिम हो, बी निश्चित हो, सी जांची हुई हो, डी सामान्य हो। तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन ए सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, अंतरिम हो। देखिए, जब शोधकर्ता किसी समस्या का चयन कर लेता है तो वह उसका एक अस्थायी समाधान एक जांच योग्य प्रस्ताव के रूप में करता है। इस जांच योग्य प्रस्ताव को तकनीकी भाषा में परिकल्पना कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि परिकल्पना क्या है, क्या वह जांच योग्य प्रस्ताव है या जांच योग्य नहीं है, वैध है, अवैध है। तो आप यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है आपका कि जो परिकल्पना होती है वो जांच योग्य प्रस्ताव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1954, 1956, 1958, 1960। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे के पेपर में इसे हमने विस्तार से बताया है, आप लोग देख सकते हैं। किस देश ने हाल ही में मानव रोबोट सोफिया को नागरिकता प्रदान की है? ए चीन, बी ईरान, सी सऊदी अरब,
डी इराक। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब। सऊदी अरब विश्व का पहला देश बन गया है जिसने 27 अक्टूबर 2017 को एक रोबोट को नागरिकता प्रदान की है। सऊदी अरब के वैज्ञानिकों ने इस रोबोट को सोफिया नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी की विशेषज्ञ पैनल WGEEP का अगुवा कौन है? आर.के. पचौरी, वंदना शिवा, माधव गाडगिल और प्रदीप कृष्णा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, माधव गाडगिल। देखिए, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल, जिसे गाडगिल आयोग के नाम से भी जाना जाता है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा माधव गाडगिल की अध्यक्षता में एक पर्यावरण अनुसंधान आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 31 अगस्त 2018 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटेनी शासकों द्वारा किस रियासत को विलय सिद्धांत के तहत लिया गया था? ए झांसी, बी ग्वालियर, सी उदयपुर और डी अहमदाबाद। तो इसका सही जो आंसर है वो ए और सी दोनों है, लेकिन इसमें दिया नहीं है ऑप्शन, इसलिए इसके द्वारा हम जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। समझिए कि झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के अभाव में झांसी रियासत पर अंग्रेजों की नज़र पड़ी। डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत या हड़प नीति या विलय सिद्धांत के तहत सन 1854 ईस्वी में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसी प्रकार 1852 में उदयपुर भी विलय सिद्धांत के तहत विलय कर लिया गया। इसमें अगर ए, बी या ए या सी ऐसे करके ऑप्शन दिया होता तो लिखते ए, बी। अरे ए और सी सही ऑप्शन है, इसका दोनों ऑप्शन सही है, ए और सी, झांसी और उदयपुर, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यहाँ लगाएंगे ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य से 7वां ग्रह कौन सा है? ए यूरेनस, बी शनि, सी मंगल और डी बृहस्पति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूरेनस। देखिए, इसको हम इसके से जुड़े तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। अतः स्पष्ट है कि यूरेनस सूर्य से 7वां ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार है व्यक्तिगत अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और कानूनी अधिकार। तो ये जो संपत्ति का अधिकार है वह है अधिकार ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों है। देखिए, ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों हैं। कैसे देखते हैं।
44वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1978 द्वारा मूल अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार शीर्षक के तहत भाग 12 में नए अनुच्छेद 300A को शुरू किया गया। इसमें व्यवस्था दी गई कि कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यह एक कानूनी अधिकार है। संविधान में उल्लेख होने के कारण इसे संवैधानिक अधिकार भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ए संसद सदस्य, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी निधि मंत्री। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, राष्ट्रपति। जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है, जो पहले हो जाए। वर्तमान में सुनील अरोड़ा 2 दिसंबर 2018 से भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? ए श्रावस्ती, बी बलरामपुर, सी कानपुर, डी गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश में अधिकतम योगदान करता है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। देखिए, इससे जुड़े तथ्यों पर हम प्रकाश डालते हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2016-17 आंकड़ों के अनुसार 2016-17 आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में 11,935.26 मिलियन यूनिट, गुजरात में 7,720.01 मिलियन यूनिट, महाराष्ट्र में 7,490.75 मिलियन यूनिट तथा राजस्थान में 5,562.52 मिलियन यूनिट पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। 12 दिसंबर सन 2019 तक की स्थिति के अनुसार वर्ष 2018 से 19 में तमिलनाडु 1,260.85 मिलियन यूनिट उत्पादन के साथ शीर्ष स्थान पर है। अतः पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसमें वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है? राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु की निम्नलिखित सहायक नदियों में कौन पाकिस्तान से होकर नहीं बहती? ए रावी नदी, बी ब्यास नदी, सी सतलज, डी चेनाब नदी। तो इसका ऑप्शन नंबर
बी सही है, ब्यास नदी। इससे जुड़े तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। ब्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से हुआ है। कुल्लू घाटी से बहते हुए यह दक्षिण की ओर बहती है। पंजाब में भारतीय सीमा के पहले यह सतलज में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। ओडिशा। इससे जुड़े तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2017 के अनुसार लौह अयस्क उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान पे है। वर्ष 2017-18 में ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा झारखंड के साथ लौह अयस्क उत्पादन में क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्थान पर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नगरों में कौन गंगा के दाहिने तट पर स्थित नहीं है? ए, पटना, बी, हरिद्वार, सी, वाराणसी और डी, कानपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। देखिए, वाराणसी गंगा के बाएं तट पर स्थित है, शेष नगर दाहिने तट पर स्थित है। वाराणसी में गंगा को उत्तर वाहिनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? ए, स्वामी विवेकानंद, बी, राजा राम मोहन राय, सी, बाल गंगाधर तिलक, डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था स्वामी, ऑप्शन नंबर डी सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। सत्यार्थ प्रकाश इनकी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक का नाम बताइए। लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, माधव कामा, डी, मदन लाल धिंगरा। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने सन 1913 ईस्वी में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। हिंट्स फॉर कल्चर इसकी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्रोहों में कौन सीधों और कान्हों से संबंधित था? कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, सी, खासी विद्रोह, डी, भील विद्रोह। तो जो कान्हा और सीधो था वो संबंध था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, संथाल विद्रोह। सीधो, देखिए, जो सीधो और कान्हो मुर्मू संथाल विद्रोह के नेता थे। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता, साहूकार, व्यापारियों तथा जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया। संथाल विद्रोह का नारा था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संसद में शामिल है ए, भारत के राष्ट्रपति, बी, लोकसभा, सी, राज्यसभा, डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 67, सी अनुच्छेद 66, डी अनुच्छेद 64। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 66। इससे जुड़े तथ्यों पे फोकस करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 66A(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा में राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 520, बी 552, सी 528, डी 530। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 530। 530 लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, जिनमें 530 राज्यों से, 20 संघ राज्यों से तथा 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से हो सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके अगली वीडियो बनाने के लिए। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आप अगर एक लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। इसका हमें कोई पैसा नहीं मिलता लाइक का। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो बने तो आपके पास सीधे पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।